नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी। आपके साथ मैं हूं वर्षा और स्वागत है आप सबका कृषि बागवानी बुलेटिन में, जिसमें न केवल प्रदेश भर में किसानी बागवानी से जुड़े मुद्दे उठाए जाते हैं, बल्कि किसानों की समस्याएं, उन्हें खेती बाड़ी व उद्यानिक से संबंधित सलाहें भी दी जाती हैं। साथ ही साथ हम किसान बागवानों की सफलता की कहानियां भी आपको बताते हैं। इस बुलेटिन में हफ्ते भर की खबरों की जानकारियां आपको दी जाती हैं। साथ ही सरकार द्वारा किसानों बागवानों के लिए जरूरी जानकारियां भी आपके साथ साझा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं कृषि बागवानी बुलेटिन की। हिमाचल प्रदेश न सिर्फ अपने प्राकृतिक स्वभाव और एडवेंचर के लिए जाना जाता है, बल्कि सेब की खेती के लिए भी जाना जाता है। पहाड़ी इलाकों में यहाँ सेब सबसे ज्यादा सेब की खेती की जाती है, लेकिन इस बार यहाँ के सेबों को किसी की नजर लग गई है। जिला कुल्लू में सेब की फसल पर स्कैब रोग लक्षण देखने को मिले हैं, जिससे यहाँ के बागवान परेशान हैं। वहीं अब बागवानों ने उद्यान विभाग से इसकी शिकायत भी की है। वहीं इसकी जांच के लिए राज्य का बागवानी विभाग सक्रिय हो गया है। राज्य के शिमला, कुल्लू और मंडी क्षेत्रों में सेब के बगीचों में इस बीमारी के लक्षण देखे गए हैं। बागवानी विशेषज्ञ का मानना है कि स्कैब का नियंत्रण प्रथम अवस्था में ही होना चाहिए। समय पर अगर इसका नियंत्रण न किया गया तो यह रोग धीरे धीरे पूरे बगीचे में फैल जाता है। इसके बाद आसपास के बगीचों में भी यह रोग फैलता है। इससे न तो फल का विकास हो पाता है और न ही पत्तियों का विकास हो पाता है। इसका प्रभाव अगले साल की फसल पर भी पड़ता है। बागवानी विभाग के अधिकारी डॉक्टर उत्तम पराशर का कहना है कि सेब की फसल के शुरुआती दौर में इस पर स्प्रे की जानी चाहिए, लेकिन कोरोना के चलते कई बागवान हमें भी अपने बगीचे में तय शेड्यूल के अनुसार स्प्रे नहीं कर पाए हैं। अभी भी बागवानी विभाग के द्वारा इस बारे में बागवानों को निर्देश जारी किए गए हैं और स्प्रे के माध्यम से इस बीमारी पर काबू पा सकते हैं। गौर रहे कि सेब में लगने वाला स्कैब रोग एक फफूंदनाशक रोग है। यह एक तरीके की फंगस होती है। ये रोग कभी बारिश तो कभी धूप की वजह से फसल को लगता है। हम जैसे देख रहे हैं कि बागवानी विभाग जो सर्वे किया, जो सर्वे हमारे फील्ड ने किया, हमने स्वयं भी किया, तो हमने पाया कि जो स्कैब के जो लक्षण है उन बगीचों में पाए गए जो लॉकडाउन के दौरान लोग वो स्प्रे नहीं कर सके। दूसरा, जो किसी ने छोड़ रखे बगीचे, तो हमारा जैसे बागवानी विभाग का जो शेड्यूल है वो हमारा सिल्वर टिप से शुरू होता है। जैसे लास्ट ईयर भी स्कैब के कुछ लक्षण पाए गए थे, बागवानों से हमने आग्रह किया था कि आप लोग इस बार वो बागवानी विभाग का जो स्प्रे शेड्यूल है जो सिल्वर टिप पर है, जैसे हमारी डोडिन होती है, कैप्टान होती है, वो हमारे विभाग में भी अवेलेबल थी। दूसरा, जो हमारे जितने प्राइवेट सेल सेंटर है, जो प्राइवेट दुकानदार है, उनके पास ये दवाइयाँ उपलब्ध थी। कई कारणवश उनसे उन्होंने स्प्रे नहीं कर पाए। और अब बात करेंगे फूल उत्पादकों की, जिनकी फूलों की फसल को कोरोना काल में काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। फूल उत्पादकों को कोरोना महामारी के चलते अब बैंक से लिए हुए लोन की किश्त देने की बात सताने लगी है। नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के विकासखंड स्वारघाट की ग्राम पंचायत टाहली व अन्य लोगों ने फूल उत्पादन किया हुआ है, लेकिन महामारी के चलते सारा कारोबार ठप पड़ा हुआ है, जिसके चलते फूल उत्पादकों की दूसरे सीजन की फसल भी तैयार हो चुकी है, लेकिन फूलों को बेचने की अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। गौरतलब है कि ग्राम पंचायत टाहली व आसपास के काफी किसानों ने फूलों की खेती अपना रखी है। बैंकों से लाखों रुपए का कर्ज लेकर ग्रीन हाउस तैयार कर उनमें विभिन्न महंगी प्रजातियों के फूलों का उत्पादन किया है। इनके पहले सीजन की पैदावार कोरोना लॉकडाउन की भेंट चढ़ चुकी है। अब जब दूसरे सीजन की पैदावार भी तैयार हो चुकी है, लेकिन इन्हें दिल्ली व अन्य बाजारों में फूलों को पहुंचाने की कोई व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई है। पूर्व में ये फूल उत्पादक अपने फूलों को स्वारघाट से दिल्ली के लिए बसों के माध्यम से भेजते थे, लेकिन अब बसों की व्यवस्था नहीं होने से इनके फूलों की फसल कूड़े के ढेर में जाती नजर आ रही है। फूल उत्पादक किसानों का कहना है कि अब बैंक से ऋण चुकाने के नोटिस आने शुरू हो गए हैं। उन्होंने कहा कि महामारी के चलते जब इनकी फसल मंडी में नहीं जा रही है और फसल को कूड़े के ढेर में फेंकना पड़ रहा है, ऐसे में बैंकों का ऋण कैसे चुकाया जा सकता है। उन्होंने प्रदेश सरकार से गुहार लगाई है कि फूल उत्पादकों की आर्थिक मदद की जाए, ताकि बैंक के ऋण से परेशान न होना पड़े। मेरे पास 2000 स्क्वायर मीटर का ग्रीन हाउस है, जिसमें मैंने कार्नेशन का रखा था। अभी तक मार्केट में कोई भी माल नहीं गया है, तो सारा माल बाहर फेंक रहे हैं हम ढेर में। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमें बैंकों से भी चिट्ठियाँ
लग गया आने की लोन की किस्त इसको लोन की किस्तें कहाँ देंगे। अब पहली जो फसल थी हमारी वो भी ऐसी तबाह हो गई, अब दूसरी भी जैसे तैयार है फसल तो उसको वो ढेर में जा रही है। तो हम सरकार से गुजारिश करेंगे कि हमें सहायता राशि दी जाए कुछ। बरसात के दौरान लगाए जाने वाले फलों के पौधे बागवानी द्वारा वितरित किए जाएंगे। पौधे वितरण की प्रक्रिया विभाग मंगलवार से शुरू कर चुका है। विभाग ने इस मर्तबा 1.20 लाख के लगभग पौधे वितरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। विभिन्न विकास खंडों से विभाग को अलग अलग प्रजातियों के पौधों की डिमांड आई थी, जिस पर विभाग ने विभागीय वन्यजीव नर्सरी से पौधों की व्यवस्था की है। विभाग की ओर से आम, संतरा, लीची, नींबू सहित अन्य फलों के पौधे जिनके पत्ते नहीं झड़ते, उन फलों के पौधे विभाग की ओर से वितरित किए जा रहे हैं। पौधों के वितरण को लेकर विभाग की ओर से पहले निशानदेही करवाई जाती है और गड्ढे करवाए जाते हैं, जिसका कार्य जोरों पर है। इसके अलावा इन दिनों आम की फसल के विपणन का कार्य चल रहा है, जिसके लिए विभाग ने 13 विपणन केंद्र जिला भर में स्थापित किए हैं तथा इस मर्तबा आम का प्रति किलो मूल्य 8.50 रुपए रखा है। बागवानी विभाग धर्मशाला के उपनिदेशक डॉक्टर दौलतराम वर्मा ने कहा कि बरसात में रोपित होने वाले फलों के पौधों के लिए पहले 80,000 की डिमांड आई थी, जिस पर 72,000 के लगभग पौधे ब्लॉकों में उपलब्ध करवा दिए गए हैं। जिस तरह से मांग आ रही है उसके चलते इस बार विभाग 1.20 लाख पौधे वितरित करेगा। उद्यान विभाग में हमारे जिला कांगड़ा में पौधरोपण का कार्य कल से शुरू होने जा रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकार के पौधे जो बरसात में लगाए जाते हैं उनकी आपूर्ति ब्लॉकों में की जाएगी। मांग के अनुसार ब्लॉकों से हमें जिस तरह से मांग आई थी उसी हिसाब से हम उन लोगों को पौधे आपूर्ति करेंगे। और ये जो पौधे हैं हमारे अपनी सरकारी नर्सरियों के अलावा प्राइवेट नर्सरियों से भी हम लिफ्ट करेंगे, क्योंकि हमारी सरकारी नर्सरियों में जो पौधे तैयार हैं वो कई प्रकार के पौधे हैं और जो हमारे कुछ वैरायटियां हैं वो वैरायटियां जो हमारे अपनी नर्सरी में नहीं है उनको हम प्राइवेट या कहीं दूसरे ज़िले से मंगवाएंगे। और अब जानते हैं दामिनी और मेघदूत ऐप के बारे में, ये कैसे किसानों के साथ आम जनमानस के लिए सहायता प्रदान कर रही हैं। केंद्र सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा संचालित दामिनी और मेघदूत नाम के 2 मोबाइल फोन ऐप्स किसानों के लिए वरदान साबित हो रही हैं। दामिनी ऐप से आकाशीय बिजली गिरने से पहले ही इसकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। भारतीय मौसम विभाग और IIT पुणे के विशेषज्ञों ने ऐप बनाया है, जिसे मौसम विभाग ने अपनाने की सलाह जारी की है। यह ऐप बिजली गिरने से 30 से 40 मिनट पहले अलर्ट करता है। इससे जनहानि से काफी हद तक बचा जा सकता है। यह ऐप सचेत करता है कि बिजली गिरने वाली है और आप इस क्षेत्र से हट जाएं या अंदर चले जाएं। आम जनता के साथ साथ राज्य सरकार के लिए भी ये ऐप काफी मददगार हो सकती है। वहीं डिजिटल इंडिया के तहत भू विज्ञान और कृषि मंत्रालय ने मेघदूत मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है। इसमें किसान मौसम व कृषि से संबंधित विभिन्न जानकारियां हासिल कर सकते हैं। ये ऐप मौसम के बारे में 6 पैरामीटर पर जानकारी प्रदान करता है। इनकी मदद से किसान फसल की बिजाई तथा मौसम आधारित उत्पादन के तरीके जान सकते हैं। जानकारी देते हुए कृषि विज्ञान केंद्र सुंदरनगर के प्रभारी और वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर पंकज सूद ने कहा कि इस मेघदूत मोबाइल ऐप पर किसान फसलों व पशुओं की देखभाल करने के तरीके कृषि कार्यालयों से सलाह भी प्राप्त कर सकते हैं। मेघदूत ऐप पर मंगलवार व शुक्रवार को 5 दिन की एडवाइजरी जारी की जाती है। पंकज सूद ने कहा कि किसान इस ऐप का उपयोग हिंदी एवं अंग्रेजी के साथ साथ स्थानीय भाषा में भी कर सकते हैं। इसका मुख्य कार्य यही रहेगा कि हम समय पूर्व किसानों को आने वाले समय में कैसा वेदर रहने वाला है, कैसा मौसम रहने वाला है, उसकी एडवाइजरी उनको जारी होती रहेगी और क्या क्या कृषि कार्य जो हैं वो करने हैं उसके बारे में भी उनको हम समय समय पर अवेयर करते रहेंगे। 2 बार हफ्ते में मंगलवार और शुक्रवार को इस के अंतर्गत किसान भाइयों के लिए उस समय की जो मुख्य फसलें हैं उनके अनुरूप क्या कार्य किए जाने हैं उसके ऊपर एडवाइजरी रहेगी। साथ ही साथ मुख्य उद्देश्य एक ये भी रहेगा कि 2 ऐप जो रिसेंटली लॉन्च हुई हैं भारत सरकार द्वारा, मेघदूत ऐप और दामिनी ऐप, इनको भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जिला के सभी किसान जिनके पास एंड्रॉइड फोन है वो इन ऐप को
लॉन्च करें, इंस्टॉल करें अपने फोन पे, जिससे कि वो समय रहते अपने फसलों के बारे में, वेदर के बारे में जानकारी अपने घर बैठे अपने फोन पे ले सके। मेघदूत ऐप जो है इसके लिए रजिस्टर करना पड़ता है और दोनों ही ऐप ये गूगल प्ले स्टोर से किसान भाई आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। मेघदूत ऐप मुख्यतः किसान भाइयों के लिए बहुत एक अच्छी ऐप है, जिसमें न केवल उनको वेदर की जानकारी जो आजकल है उसकी मिलती है, बल्कि आने वाले 5 दिनों का वेदर और साथ ही साथ फसलों में क्या क्या कार्य हमें आने वाले 4-5 दिनों में करने हैं उसके लिए भी विस्तृत जानकारी रहती है। दामिनी ऐप जो है वो लाइटनिंग अलर्ट है और इस ऐप का सभी पब्लिक के लिए, न केवल किसानों के लिए बल्कि सभी पूरी की पूरी जो हमारी पब्लिक है सबके लिए ही इस ऐप को इंस्टॉल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से कई तरह की लाइटनिंग से नुकसान जान और माल का लोगों को वहन करना पड़ता है। अभी डहर में भी लाइटनिंग हुई दिन के समय, तो उसमें भी हालांकि बचाव हो गया, लेकिन इस तरह के हादसे ना हो इसलिए दामिनी ऐप को इंस्टॉल करना बहुत जरूरी है। और अब बात करते हैं अर्की में एक व्यक्ति ने सेब की खेती की है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसी कौन सी बात है, लेकिन अगर लाखों की नौकरी छोड़कर कृषि के क्षेत्र को चुनना हो तो ये बात अलग जरूर होती है। तो आइए बात करते हैं उपमंडल अर्की की ग्राम पंचायत गनागू घाट के गांव राजेंद्र कुमार ठाकुर की। इन्होंने अपने पिता विनोद ठाकुर के सेब उगाने के सपने को पूरा करने के लिए लाखों की नौकरी छोड़कर इस क्षेत्र को चुना। राजेंद्र कुमार ठाकुर ने अपनी जमीन में 2000 सेब के पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिनमें से ये अभी तक 600 पौधे लगा चुके हैं। इनमें से 200 पौधों ने फल देना शुरू कर दिया है। राजेंद्र ठाकुर इन दिनों अपने गांव ध्यानपुर में समुद्र तल से करीब 5800 फुट की ऊंचाई पर अन्ना द्वार सफेद, गोल्डन, हरिमन, रेडलम गाला, जोरोमाइन व स्कारलेट 2 सेब की किस्मों के पौधों को लगाकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया है। इन्होंने अभी तक 30% सेब बेचकर करीब 60,000 रुपए की आमदनी कर ली है। वहीं आने वाले दिनों में इनका बचा हुआ सेब जल्द ही मार्केट में जाने वाला है। बता दें कि राजेंद्र ठाकुर सेब उत्पादन से पहले अहमदाबाद में निजी क्षेत्र में IT सेक्टर में कार्यरत थे। वह इनका सालाना 8 लाख का पैकेज था, लेकिन इन्होंने उस नौकरी को छोड़कर अपनी जमीन से सोना उगलने की ठान ली। इन्होंने सेब की पैदावार करने का निर्णय लिया व वर्ष 2015 में 10 पौधों से इनकी शुरुआत की। आज इन्होंने अपनी 2 एकड़ भूमि पर 600 सेब के पौधे लगाकर एक मिसाल पेश की है। अब आगामी कुछ वर्षों में 1200 और सेब के पौधों को लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। राजेंद्र ठाकुर का कहना है कि आजकल देश में कोरोना महामारी को लेकर लॉकडाउन का दौर चल रहा है व लोगों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस हालत में अगर सभी युवा वर्ग कृषि की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करें तो वह भविष्य में अच्छी आजीविका कमा सकते हैं। उन्होंने कहा कि बस इसके लिए जरूरत है काम के प्रति लगन व मेहनत की, जिससे वह इसे हासिल कर सकते हैं। स्टार्टिंग जो की थी वो 2015 26 जनवरी 2015 से किया था। वो दूसरा ब्लॉक है हमारा, स्टार्टिंग वाला ब्लॉक, ये B ब्लॉक है। 2015 में हमने 10 पौधों से स्टार्टिंग किया था। उस वक्त हमें ये पता नहीं था कि यहाँ पे हमारे कितने सक्सेस हो सकता है एप्पल या नहीं हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का बोलना ये था कि ये पथरीली जगह है और यहाँ पे सेब जो है उस पैदा करना बहुत ही इम्पॉसिबल है। उसके बावजूद भी हमने 10 पौधे लगाए 2015 में। 2016 में जब हमने देखा कि इसके जो रिजल्ट्स थे वो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं हमारे पास। 2016 में 1 साल के बाद ही इसमें अच्छे फ्लावरिंग, काफ़ी पौधों ने जो है वो फ्लावरिंग भी स्टार्ट कर दिया था। मगर हमने जो क्रॉप उससे स्टार्ट किया वो 2 साल के बाद किया था। 2017 में हमारे पास सैंपल्स निकले। हमारे इस बुलेटिन में अगर सफल किसान की बात ना हो तो बुलेटिन कुछ अधूरा रहता है। तो जानते हैं कुछ किसानों के बारे में जिन्होंने ऑर्गेनिक खेती को अपनाया और सीडलेस नींबू के पौधे तैयार किए। खेती बाड़ी में रुचि रखने वाले किसानों के लिए बैजनाथ के किसान प्रेरणा स्रोत बनकर सामने आए हैं। उन्होंने ऑर्गेनिक खेती एवं सीडलेस नींबू के पौधे तैयार कर एक नई मिसाल पेश की है। बैजनाथ क्षेत्र की धानक पंचायत में किसान नरेंद्र मोहन
गोविंद सिंह व रवि कुमार ने मेहनत की कोई कसर नहीं छोड़ी तथा वे किसानों व बागवानों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हैं, जिन्होंने अपने बगीचे में नींबू के पौधे तैयार किए और इसके साथ साथ ऑर्गेनिक सब्जियां भी लगा रखी हैं। किसान गोविंद सिंह का कहना है कि बैजनाथ में उद्यान विभाग में कार्यरत सहायक उद्यान विकास अधिकारी राजेश राणा परिहार के दिशा निर्देशों व परामर्श की सहायता से वे जैविक खेती व बिना बीज के नींबू की खेती करने में सफल हुए हैं। नागेंद्र मोहन ने बताया कि उद्यान विकास अधिकारी ने सितंबर 2017 में गाइड किया और बिना बीज वाले नींबू के बारे में बताया था तथा उन्होंने अपने बगीचे में फरवरी 2018 में सीडलेस नींबू के पौधे लगाए और 1 साल के बाद इन पौधों ने फल देना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि प्रथम वर्ष पौधे में कम फल लगे, किंतु उसके उपरांत इन पौधों में बम्पर फसल हुई है। सहायक उद्यान विकास अधिकारी राजेश राणा परिहार ने कहा कि वे इस प्रोजेक्ट में 2 वर्षों से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये खेती कम लागत में अधिक मुनाफा देने वाली साबित हुई है। उन्होंने कहा कि सीडलेस नींबू से अचार, जूस व कई प्रकार की सामग्री तैयार की जा सकती है। उन्होंने कहा कि कोरोना जैसी महामारी में नींबू एक अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर साबित हुआ है, जिसकी वजह से इसकी बाजार में बहुत मांग बढ़ी है। राजेश राणा परिहार का कहना है कि हम सबके लिए यह बहुत बड़ी सीख है कि हम अपने बगीचे में सीडलेस नींबू के पौधे लगाकर और कई प्रकार की ऑर्गेनिक सब्जियां उगा सकते हैं, जैसे कि धानक गांव के किसान व बागवान नरेंद्र मोहन ने बैजनाथ क्षेत्र में किया है। सीडलेस लेमन के पौधे गुजरात की एक बहुत बड़ी नर्सरी से मंगवाकर ये कार्य शुरू किया गया है और इसमें और भी किसान जुड़ सकते हैं और सीडलेस लेमन के पौधे लगा सकते हैं। इसके साथ साथ सभी किसानों से आग्रह किया है कि आप अपने अपने खेतों में देसी गाय के गौमूत्र व गोबर से निर्मित खाद हमेशा प्रयोग करें। ये जो बीज रहित नींबू जो है, इनकी प्लांटेशन 27 फरवरी 2018 में की गई थी। इस प्लांट लगभग यहाँ पर 6-7-8 जो किसान हैं उनसे ये पौधे लगाए गए थे। उनमें से किसानों ने 40, किसी ने 40 पौधे, किसी ने 50 पौधे और एक किसान जो हमारे ने 100 पौधे लगाए। 3 किसान जो हमारे धानक से हैं जिन्होंने ये पौधे लगाए हैं। एक नागेंद्र मोहन जी है, 40 पौधे इनके हैं। गोविंद सिंह जी हैं, उन्होंने 50 पौधे के लगाए हैं, वो भी धानक से हैं। उनके साथ ही एक रवि हैं, उन्होंने लगभग 100 पौधा लगाया है और इसी बीज रहित नींबू का 27 फरवरी 2018 में। उनके साथ साथ एक अमन जी हैं जो कि युवा हैं और सेल गांव से संबंध रखते हैं। उन्होंने भी वहां पर 35 और 40 के करीब पौधे लगाए हैं, उनके पौधे भी चले हैं। ये जितने भी पौधे यहाँ पर लगे हैं इनके अलग अलग क्षेत्र में लगे हैं, जैसे कि जो बैन जंगली था जहाँ पर होता था पानी वाला क्षेत्र जहाँ किसान धान लगाते हैं, उस जगह पर भी जो रेतली जगह है वहाँ पर दरिया के किनारे खड्ड के पास, वहाँ पर भी इनका रोपण हुआ। और जो अमन जी उनकी खड़ेतर है वहाँ पर उनका पौधा लगाए गए हैं और सभी पौधे मतलब ठीक ढंग से चले हुए हैं। इन पौधों को लगभग 27 माह हो गए हैं पौधों को लगे हुए और अभी ये भरपूर फसल पर है। और अब बात करते हैं नौनी विश्वविद्यालय से आए एडवाइजरी बुलेटिन की। अगले 5 दिनों में मौसम परिवर्तनशील रहने तथा रोजाना 10 से 15 मिलीमीटर बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 23 डिग्री सेल्सियस होने की संभावना है। तापमान में आर्द्रता 58 से 92% के बीच रहेगी। 6 से 7 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा की गति रहेगी। कुछ स्थानों पर गर्जन चमक के साथ आंधी की भी आशंका है। बरसात के मौसम के दौरान किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपने खेत के बागों में खरपतवार निकाल दें जब मौसम शुष्क और साफ हो जाता है और बारिश के पानी को अपने खेतों में सब्जियों और पौधों में उचित प्रबंध करें। डैफोडिल और ट्यूलिप के कंदों को बरसात में पहले उखाड़कर कमरे में भंडारित करें। टमाटर, शिमला मिर्च में फल सड़न रोग को नियंत्रित करने के लिए डाइथेन M45 या मास M45 यानी 250 ग्राम 100 लीटर या ब्लॉइटॉक्स या मेस्टॉक्स 50 यानी 300 ग्राम 100 लीटर 7 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। और बागवानों के लिए सेब के स्कैब को नियंत्रित करने के लिए बागवानों को सलाह दी जाती है कि वो प्रोपिनाफ 600 ग्राम या डोडिन 150 ग्राम या मैट्रिम 300 ग्राम या टेबुकोनाजोल 8% कैप्टन प्लस 32 SG 200 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करने की सलाह दी जाती है।
प्रीमेच्योर लीफ फॉल और अल्टरनेरिया ब्लाइट को नियंत्रित करने के लिए मैट्रिम 55% प्लस पायरिक्लोस्ट्रेबिन 5%, WG 0.150% यानी 300 ग्राम या फ्लूसेरोपॉक्साइड प्लस पायरिक्लोस्ट्रोबिन यानी 20 मिलीलीटर का छिड़काव करें। और अब पशुपालकों के लिए पशुओं के शेड को साफ और सूखा और स्वच्छ रखें। पशुओं के पेट के कीड़ों के उपचार के लिए गोबर की जांच करें। पशु शेड के फर्श और दीवारों पर 5 मिलीलीटर साइपरमेथ्रिन का अंतरिम मिश्रण 2 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में छिड़काव करें। तो ये था आज का कृषि बुलेटिन। देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी। धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश की हर बड़ी खबर और लाइव कवरेज जानने के लिए हमें फेसबुक पर लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और 24 घंटे समाचार के लिए विजिट करें www.livetimes.tv।